नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। क्या हिंसा के बगैर बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल की जमीन पर चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही हिंसा, बवाल, आगजनी और हंगामा शुरू हो जाता है। बंगाल में टीएमसी को परास्त करने के इरादे से बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो हमले की शुरुआत हो गई है। आज जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो बाल बाल बच गए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को चोटें आई। अब इस हमले के बाद बंगाल की सियासत सुलग उठी है। बीजेपी का आरोप है कि यह हमला टीएमसी ने कराया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसकी जांच कराई जाए। कार तोड़ दी गई है, शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं, जमकर मारपीट हुई है, हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है। ये वो पत्थर है जो बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के ऊपर फेंका गया था। वो तो शुक्र था कि जेपी नड्डा की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जिसकी वजह से नड्डा बाल बाल बचे। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। जगह जगह इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। कॉन्वॉय में कई गाड़ियां थी। बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी, जिसमें उनको भी चोट आई है। मुकुल रॉय जो राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर इन गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है, कई गुना ज्यादा, और कई नेताओं को भी चोट लगी है। नड्डा का पश्चिम बंगाल में आज दूसरा दिन है। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे। अचानक रास्ते में पथराव शुरू हुआ। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके गुंडों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये गुंडाराज, ये अराजकतावाद, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उपद्रवियों ने चुन चुन कर गाड़ियां तोड़ी। नड्डा तो बच गए, मगर कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई। खुद कैलाश विजयवर्गीय और उनके ड्राइवर को चोटें आई। कैलाश जी, क्या हुआ था? पूरा प्रकरण बताइए, कैसे चोट लगी और क्या हाल? देखिए, नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पे हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारा ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला के गालियाँ दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमला ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ और हमला करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। देखिए, डायमंड हार्बर माननीय नड्डा जी का बैठक है, रामकृष्ण मिशन में जाएंगे। वो ऐसा उपद्रुत जगह है जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने किसी को नहीं दिया गया था। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बना कर रखा गया है। आज वहाँ कार्यक्रम में ना पहुँच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल्स को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। अभी खबर मिली है रास्ता में गाड़ी रोक करके लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है
और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। नड्डा पर हुए हमले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी गई तो उन्होंने भी हमले की निंदा की। आज बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केंद्र सरकार इस हमले को पूरी गंभीरता से ले रही है। बंगाल सरकार को इस प्रायोजित हिंसा के लिए प्रदेश की शांति प्रिय जनता को जवाब देना हुआ। तृणमूल शासन में बंगाल अत्याचार, अराजकता और अंधकार के युग में जा चुका है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हमले की निंदा की। मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। हालांकि बीजेपी के आरोपों को ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया है। गेस्ट हाउसগুলোতে এসে সব উঠেছে, যত ছোট ছোট হোটেল আছে তারা খোঁজ রাখুন, সব উঠেছে এবং তারা কারা, তারা কেউ বাংলার লোক নয়। বাংলার ইলেকশন হিম্মত থেকে বাংলা দিয়ে করুন। বাংলার ইলেকশনের বাইরের গুন্ডা কেন আসবে? বহিরাগত গুন্ডাদের এটা আপনাদের কাছে। तो देखा आपने किस तरीके से आज दिन भर राजनीतिक घमासान रहा। हमारे साथ होंगे कुछ विशेष मेहमान, आपका परिचय कराएंगे। उसके पहले आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के प्रभारी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं लाइव। कैलाश विजयवर्गीय, कैसे हैं आप? सुना आपको चोट लगी काफी? काफी तो नहीं, बाकी हाँ थोड़ी सी चोट लगी, मेरे हाथ में पत्थर लगा है। हुआ क्या? पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? घटना माननीय नड्डा जी का कार्यक्रम था, कल भवानीपुर में था। वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन हुआ था, तो वहाँ तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगा दिया था। आज डायमंड हार्बर में हमारे जो मछुआरे बंधु हैं, जो तूफान में परेशान हुए थे और उनको जो मकान टूट गए, उनको पैसा नहीं मिला। मोदी जी स्वयं आए थे, 1000 करोड़ रुपए देकर गए थे, 1200 करोड़ बाद में भिजवाया, किंतु उनको मकान भी नहीं मिला और चावल भी नहीं मिले। तो उन लोगों से मिलने जाना था, तो एक उनको समय दिया हुआ था, तो वहाँ हम जा रहे थे मछुआरा समाज के लोगों को लेकर आज। पर कल रात को ऐसा फीडबैक आया था कि 10,000 लोगों का भोजन 2 जगह बन रहा है और वो लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई शौकत मोला है और जहांगीर करके 2 लोग हैं वहाँ के, अभिषेक जी के दाएं बाएं, जो भाई को जिनको हम कहते हैं उनके दाएं बाएं हैं। तो वो तो हमने पता लगवाया, तो बोले कल शायद कुछ प्रदर्शन हो सकता है। तो हमने फिर कल रात में एक रिमाइंडर गृह सचिव को और वहाँ के एसपी को भेजा था और उसकी कापी एक गृह मंत्री केंद्र को भेजी थी कि ऐसा ऐसा संभावना है, ऐसा नहीं हो कि नड्डा जी के वहाँ जा रहे हैं और वहाँ कोई ट्रायल स्थिति खराब हो। इस संबंध में वहाँ से फिर फोन आया था कि आप चिंता मत करिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लिए उनके साथ भी था। सबसे बड़ी आश्चर्य जब हुआ जब गुंडे और पुलिस साथ में खड़े थे, और गुंडे दोनों, पुलिस फेंक रही और डंडे खड़ी हुई और गुंडे पत्थर फेंक रहे, बड़े बड़े, मतलब 2-2 2.5 किलो के पत्थर उन्होंने गाड़ी में फेंके। तो हमारी गाड़ी का तो एक भी कांच साबुत नहीं है। मेरे आगे नड्डा जी की गाड़ी थी, बीच में सिक्योरिटी की गाड़ी थी। नड्डा जी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो उससे पत्थर टकरा के निकल गया, उससे उनको भी 8-10 पत्थर मेरे पीछे। मेरी गाड़ी थी वो पूरी फूट गई, उसके पीछे राहुल दा की गाड़ी थी वो भी पूरी फूट गई। तो ऐसे सब गाड़ियां फोड़ दी उन्होंने, कुछ 5-6 मीडिया की गाड़ियां भी फूटी हैं। तो एकदम पुलिस के सामने जो अराजकता हमने देखी, जो बंगाल के नहीं है उनको बताना चाहता, बंगाल के पहले मैंने इसे अराजकता कहीं नहीं देखी थी। लेकिन कैलाश जी, बंगाल की पुलिस ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, सामान्य सी घटना है। एक काफिला जा रहा था, कुछ लोग वहां थे, अचानक उनमें से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। मैंने जांच कर रहे हैं, जांच करके बताएंगे कि क्या हुआ, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। देखिए वो तो बहुत बेशरम पुलिस है, बंगाल से की बेशरम पुलिस हमने नहीं देखी।
क्योंकि हमने तो कल रात को ही उनको वापस ईमेल कर दिया था और उसकी कॉपी भी गृह मंत्री को भेज दी थी दिल्ली, और उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद हमने उस वीडियो भेजा है, उस पर रिट्वीट किया हमने उनको कहा कि आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो आपको मालूम है सिलीगुड़ी का भी उन्होंने ऐसा ही किया था, सिलीगुड़ी में बोले कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पेलेट गन चलाते हुए जवानों का वीडियो भेजा उनको, मैंने कहा इतना बड़ा झूठ बोलते हैं और आप बोलते हैं हमारे पास गन ही नहीं थी, ये गन है, ये आपके लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ये सब मैंने भेजा। तो ये तो बंगाल की पुलिस इतना जबरदस्त झूठ बोलती है, कुछ भी हो सकता है बंगाल में। जब हत्या को आत्महत्या में बदल देते हैं ये 1 मिनट के अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय आज तक से बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, और बंगाल की पुलिस ये कह रही है कि घटनाक्रम कम से कम वैसा तो नहीं है जैसा बीजेपी बता रही है। जयंत घोषाल हमारे साथ आ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल पर खासतौर पर नजर रहती है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, वकील होने के साथ साथ। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं हिंदी में और राजनीतिक विश्लेषक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े। और सुनीत चोपड़ा हमारे साथ हैं, वो सीपीआईएम के नेता हैं, अक्सर आप उनको आज तक पर देखते हैं। आप सबका स्वागत है। तौसीफ खान, चुनाव लड़िएगा कोई तो मार दीजिएगा उसको, पत्थर मारिएगा। देखिए, बंगाल के मिनिस्टर हैं सुब्रतो मुखर्जी, उनका बयान आया है कि ये जो जेपी नड्डा पे हमला का ये जो सारा प्लान है बीजेपी वालों का, ये उनका खुद का प्लान है। अच्छा। और उन्होंने ऐलान किया है अपने तृणमूल के नेताओं वर्कर को कि आप इस झांसे में मत फंसना, आप बिल्कुल किसी भी तरीके से कहीं पे इन्वॉल्व ना होना। उन्होंने नकार दिया है सरे से कि इसमें कहीं भी किसी तृणमूल वर्कर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर ये साबित होता है कि इसमें कहीं कोई इन्वॉल्व है तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो ये सुब्रतो मुखर्जी का बंगाल की पुलिस ने तो ट्विटर पे लिख ही दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, बीजेपी की बोली हुई बात कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है। मैंने बीजेपी यहाँ चुनाव लड़ने आई है। आपके ऊपर आरोप लगा तो आपसे सवाल भी ना पूछे। फेक न्यूज की अगर आपके ऊपर आरोप लगा है तो आपसे सवाल भी ना पूछे। पत्थर गिरे हैं ये तो दिख रहा है, गाड़ियों के काफिले पर पत्थर पड़े ये तो दिख रहा है ना, कि आप उससे भी इनकार कर रहे हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। नहीं, पत्थर तो उनके लोग भी फेंक सकते हैं, पत्थर अच्छा अपनी गाड़ियों पे फेंक यहाँ पे बिल्कुल उन्हें पॉलिटिकल मुद्दा यहाँ ग्राउंड खड़ा करना है, कोई इशू चाहिए। तो ये जो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बोल सकते हैं जो लोग जेपी नड्डा का काफिला रोक के बैठे हैं सड़क पे, वो भी बीजेपी के अपने ही लोग हैं या कहीं तृणमूल वाले अपने नेता की बात सुनने से इनकार कर रहे हैं इसलिए रोक के बैठ गए? ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे कि वो तो बता देंगे टीएमसी के, फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं नहीं मानता। देखिए 5 जोन में बंगाल को बांट करके यहाँ पे 5 लोगों को इंचार्ज बिठाया गया है 10-15 दिन से। वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या? अरे भाई उनको जब चुनाव लड़ना है वो अपनी जैसे तैयारी करें, 5 जोन में बांटे कि 15 जोन में बांटे। आपको इससे भी कष्ट हो गया कि उन्होंने 5 जोन में क्यों बांटा हुआ? नहीं, या 5 प्रभारी क्यों बनाए? खुद ही हमला करते हैं, खुद ही अपने कन्वॉय पे हमला करते हैं और दिखा देते, देखिए भाई ये तो है हमारे साथ बंगाल पुलिस की ज्यादती है, तृणमूल की ज्यादती है, तत्व के साथ कुछ बात करें। अब ये जो बार बार बंगाल पुलिस पे निशाना साधते हैं, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स, ये किसके अंदर आते हैं? क्या ये होम मिनिस्ट्री को नहीं रिपोर्ट करते? आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं ये कहां से आते हैं? ये तो इस तरह की मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कोई जिस राज्य में इनकी हुकूमत नहीं है, जिसमें इनकी सरकार नहीं है, यानी वहां के सारे पुलिस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ हो गए। ये तो ऐसा बात करते हैं जैसे कि शिकायतें पंजाब में तो नहीं करते, इनको कहां से ऐसी शिकायतें राजस्थान में तो नहीं करते? ये नहीं, ये शिकायत ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हाथरस में क्या हुआ हमने देखा है, पुलिस को ये हाथरस कहां चले गए भाई आप? मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती, तो जहां इनकी सरकार नहीं होती वैसा ये पंजाब में, राजस्थान में तो नहीं करते। वहां तो इनके काफिलों पर हमले नहीं होते, वहां पत्थर नहीं चलते, क्यों नहीं? देखिए इलेक्शन बंगाल में है, अभी इलेक्शन होने दीजिए पंजाब और हरियाणा में, वहां तो आप ये मान रहे हैं इलेक्शन? तौसीफ खान, इलेक्शन पहली आखिरी बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन पहले भी हुआ है और बाकी राज्यों में भी होता है, अभी बिहार में भी हुआ है। कितने पत्थर चलते देखे आपने बिहार में? देखिए झूठ, या फिर मान लीजिए कि बंगाल की राजनीति बिना पत्थर के नहीं होती। इन्होंने बंगाल के मंत्री फिराद हकीम ने कहा है कि कोई इंटीमेशन नहीं दिया राज्य को कि ये आने वाले। आपके सामने कैलाश विजयवर्गीय भी बोल रहे थे कि बाकायदे पुलिस के साथ ईमेल संवाद है उनका,
अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बोला आपके सामने, आप सुन रहे होंगे यकीनन उनकी आवाज जब बोल रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैलाश विजयवर्गीय से निकले हुए सारे बात जो है, अरे भाई तो झूठ थोड़ी ना बोलेगा टीवी पर कोई आदमी बैठ के आपके सामने। आप बोलिए उनको पत्र दिखाएं। अच्छा, ईमेल भी देखना आपको, ठीक है सर, ठीक है। नहीं, अभी सुधांशु जी से कह रहा हूँ, अभी सुधांशु जी से कह रहा हूँ। सुधांशु जी उनको जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं सब कुछ आप खुद कराते हैं, ईमेल भी आपने किया तो आप झूठ बोल रहे हैं, अगर किया होता तो आप ईमेल की कॉपी साथ में लेके बैठते। आप दीजिए जवाब। देखिए, तौसीफ खान साहब युवा नेता है और उसके बाद जो ये बात बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, ये पहली बार हुआ है क्या? वर्तमान गृह मंत्री हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 के लोकसभा में गए तो उन पर भी कातिलाना हमला हुआ था, और बाकायदा सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं होती तो उनका वहां से बच के निकलना मुश्किल होता। और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आज तक जितने भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मैं चुनौती से पूछता हूं, कितनी गिरफ्तारियां हुई? नंबर 2, कितने चार्जशीट हुए? नंबर 3, कितनों को सजा करवा दी पिछले 6 साल में? जवाब दे दीजिए। नहीं है मान्यवर, और जो आप जवाब दे रहे हैं ना, इससे तो लगता है कि हिंदी में कहावत है ना कि इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए, वही जवाब में परिलक्षित हो रहा है जैसे अकल पे पत्थर पड़े। मगर ध्यान रखिएगा कि बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है। जयंतो घोषाल जी यहां बैठे हैं, हम सब लोगों ने बचपन से ही सुना है बंगाली भद्र लोग, और इस भद्र लोग को जो पत्थर लोग बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं, चुनावी मैदान में बंगाल की प्रबुद्ध जनता ईंट का जवाब पत्थर से देगी। और इस ढंग का जो आप झूठ रचना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी बातें, आप आश्वस्त रहिए, हम वो लोग नहीं है जनाब। इसी बंगाल के सपूत हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने प्राणों का बलिदान कर दिए थे कश्मीर में जाकर। तो यह मत सोचिए कि हमारे अध्यक्ष नड्डा जी को आप रोक ले जाएंगे। सुधांशु जी, वो तो कह रहे हैं कि पत्थर हमने मारे ही नहीं, आप खुद पत्थर मरवा रहे हैं। उनका तो सीधा आरोप है, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है और पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करना है। बहुत अच्छी बात आपने कही रोहित जी। अभी अभी तो हैदराबाद का चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, कितने पत्थर पिकवा दिए हम लोगों ने। अभी जिला परिषद के चुनाव राजस्थान में हुए, कितने पत्थर फेंक गए हमारे ऊपर। हमारी जहां सरकारें हैं, कभी कोई विपक्ष का व्यक्ति कहे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पत्थर फेंके गए, मैं चुनौती से कहता हूं, सोनिया गांधी जी के ऊपर एक पत्थर फेंकने की घटना किसी भाजपा शासित राज्य में बताइए, चाहे हम केंद्र में सत्ता रहे हो या अन्य में, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर बताइए। विरोध प्रदर्शन करना है, काले झंडे दिखाइए, नारेबाजी करिए, वो लोकतांत्रिक है। परंतु आप हिंसा का सहारा लेंगे तो आप ये समझ लीजिए इस देश की जनता उसका सटीक सबक देने को, और वो भी कहा कह रहे पुलिस के आईपीएस के अंदर में। अरे आप प्रबुद्ध हैं, आपके पीछे लॉ की किताबें दिख रही मान्यवर। 25वें संविधान संशोधन 1973 के बाद राज्य के जितने भी आईएएस आईपीएस हैं वो मुख्यमंत्री के अधीन, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, उनको सस्पेंड करना मुख्यमंत्री का अधिकार है। हाँ, केवल जब टर्मिनेट होंगे, यदि बर्खास्तगी का आदेश हो जाएगा, उसके लिए यूपीएससी और होम मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत होगी। इसलिए इस प्रकार के जो भी आप बातें कर रहे हैं पूरी तरह आधारहीन, तथ्यहीन है। और हम तो वो लोग हैं, मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। हमने प्रतिकूल धाराओं और पत्थर बिछाए हुए पत्थरों के बीच में से रास्ता बनाया है। आश्वस्त रहिए। अभी ममता जी बोलती दिखाई पड़ रही थी, बाहर के लोग आ गए। अभी आपके मुंह से एक नाम निकल गया, फरहाद हाकिम। ये फरहाद हकीम वही है ना जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ले जाके दिखाई थी पत्रकारों को, देखो ये मिनी पाकिस्तान है, उसको आप कोट कर रहे हैं। ये बाहर के लोग ममता जी को नजर नहीं आते, वो बाहर के लोग जिनके लिए फाइट फेंकी थी 2005 में, ना रोहिंग्या बाहर का नजर आता ना बांग्लादेशी। नहीं, लेकिन मसला तो आज ये हो गया ना सुधांशु जी, कार्यकर्ता पहुंच जाए वो बाहर का। आज मसला ये हो गया कि आप कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पत्थर चले तो टीएमसी ने चलाए, टीएमसी वाले कह रहे हैं बीजेपी खुद चलाती है। जयंतो घोषाल, आप बताइए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? क्योंकि वो कह रहे हैं या तो सबूत लेके आओ, आपने पुलिस को चिट्ठी लिखी थी तो पुलिस कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। जांच कर रहे हैं, जांच करके देखेंगे क्या हुआ। बताऊं मैं? बोलिए जयंतो जी। हेलो, सुन रहे हैं आपको, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जयंतो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको सुन रहे हैं सब लोग, आप बोल सकते हैं अपनी बात। हाँ, नहीं अभी आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले यह कहना चाहूंगा कि बीजेपी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, उनके गाड़ी के ऊपर पत्थर छोड़ना, उनको अटैक करना, ये बहुत गलत बात है। किसने किया है वो अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन जिसने किया है
इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, फर्स्ट इसको सबसे पहले इसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसको कंडेम करना चाहता हूं और मैं सुधांशु जी के साथ इस इशू में सहमत हूं कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में आज नहीं, हम 35 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव है और पश्चिम बंगाल का ही राजनीति ज्यादा मैं देखा है, वाजपेयी आडवाणी जी के समय भी मैंने देखा है कि एक बार आईजी कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसपे पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा में नंबर 1 था। पश्चिम बंगाल में जाति के आधार पर हिंसा नहीं होती है, कम, बहुत कम, और धर्म के आधार पर भी हिंसा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस, ये जो पत्थरबाजी आप कह रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल मैं कहता हूं फर्स्ट बॉय है आज भी। ये बहुत दुखद घटना है। ये जो डेवलपमेंट प्लैंक है और हम लोग जो विकास की बात करते हैं इसके खिलाफ जाता है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, एकदम मतलब मैं तृणमूल और भाजपा का कोई समर्थक और पार्टी मेंबर नहीं हूं, पत्रकार के जो मेरा अनुभव है उससे मैं कह रहा हूं कि इसमें जिसने किया है, ये अगर ममता बनर्जी और पार्टी के लीडरशिप ये कहते हैं कि करो, तो इसमें बेनिफिशियरी कौन है? चुनाव के समय अगाथा क्रिस्टी का जो नॉवेल में जो फॉर्मूला है ना कि जो कैसे मर्डर किया है, बेनिफिशियरी कौन है, इससे पता चलता है। देखिए आज जो हो रहा है उसमें तो बीजेपी इज द बेनिफिशियरी। इसमें यह हो सकता है कि सौगत राय जो कह रहे हैं कि पहले दिलीप घोष को कैसे पता चला कि ये ऐसे हो रहा है, जैसे हमारे तृणमूल समर्थक अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर तृणमूल किए हैं तो पुलिस अगर कहते हैं कि पुलिस को ये एक्शन कोई बड़ा घटना नहीं हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसके लिए कोई अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इमीडिएट अरेस्ट करने से ही तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगा कि किसने किया है। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आज ऐसे होता है तो अभी तो चुनाव मई महीने में होगा, अप्रैल मई महीने में होगा, तो तब तक ये राजनीतिक हिंसा अगर बढ़ेगा, और नड्डा जी तो पार्टी प्रेसिडेंट है, कैलाश जी प्रभारी हैं, तो अगर इसके ऊपर अटैक होती है तो अभी जिले जिले में क्या होगा, मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। इसीलिए जयंतो घोषाल एक आवाज उठने लगी है, क्या किया और है? सवाल ये हो रहा है कि क्या किया है, मैं ये नहीं वो कहूंगा, माहौल लेकिन बनाने के लिए ही जानबूझ के ये किया जा रहा है? फायदा क्या है, नुकसान हो रहा है। सवाल ये है, अमरीश अवस्थी, कुछ लोग कहने लगे हैं कि ममता बनर्जी के राज में फेयर चुनाव नहीं हो सकता, वहां राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, उसके तहत चुनाव होना चाहिए। क्या ये घटनाएं उसी तरफ बढ़ने की दिशा में एक कदम है? क्या ये जानबूझ के कराई जा रही घटनाएं? रोहित जी, कुछ लोग नहीं, ये कोलकाता हाईकोर्ट कह चुका है। आपको अभी बताया कि पंचायत चुनाव के समय में, लोकल बॉडीज के चुनाव के समय में उम्मीदवार अपना नामांकन तक भरने नहीं जा सकता था, ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई। इसलिए कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूं। क्या भारतवर्ष में कहीं भी ऐसा है कि एक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल तक करने ना जा पाए? गुंडागर्दी हो, पिटाई हो, उसकी अपहरण कर लिया जाए, भगा के ले जाया जाए, उस पर हमला हो, क्या कहीं और दिखाई दे रहा है? रोहित जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बंगाल का कि 1970 के दशक से, 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे ने, उसके पश्चात सीपीएम ने, और उसके पश्चात ममता बनर्जी ने लगातार हिंसा की राजनीति के माध्यम से सत्ता तक पहुंचने का अपना उपक्रम साबित किया है। तौसीफ खान, बताइए, जब ममता जी के बाल खींच करके राइटर्स बिल्डिंग में फेंका जाता था तब भी वो खुद ड्रामा करती थी ना? आप कहेंगे इस बात को? ममता बनर्जी कहती है ना कि सीपीएम ने शायद सारी उनकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, तो वो ड्रामा करती थी, वो करती थी ना ड्रामा? नहीं, आप भी यही कहेंगे ना? तब कहेंगे, उस बात को मानेंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ। ब्रेक के बाद आते हैं, तो खान आप तब बोलिएगा। जो सवाल ठीक है, बात एक छोटी सी है, ठीक है, अमरीश अवस्थी, आपने जो बात उठाई है, छोटी सी बात रोहित, हाँ, हम लोग किसी भी ब्रेक के बाद आते हैं। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि ये नौटंकी है, उसको पूरे मामले को उन्होंने ड्रामा करार दिया कि बीजेपी ध्यान खींचने के लिए कर रही है। अमरीश अवस्थी सवाल उठा रहे हैं कि जब ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट की सरकार में ऐसा होता था तो क्या वो भी ध्यान खींचने के लिए ड्रामा करती थी? ब्रेक के बाद आएंगे तो लेफ्ट के नेता भी हमारे साथ होंगे, सुनील चोपड़ा से पूछेंगे तो आसिफ खान क्या जवाब देते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक दंगल जारी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि ममता बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर जो पथराव हुआ वो बीजेपी की नौटंकी है, बीजेपी ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ ये सब कर रही है। सवाल ब्रेक के पहले अमरीश अवस्थी ने उठाया कि जब ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट राज में ऐसा होता था तो आसिफ खान
नौटंकी होती थी क्या वो भी? देखिए, लेफ्ट राज में जो हिंसा का प्रयोग किया गया था ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा, उसका उन्हें नुकसान हुआ और उनकी सरकार चली गई और ममता बनर्जी की सरकार बनर्जी को भी उठाना तो पड़ेगा। ममता बनर्जी से ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि वायलेंस का प्रयोग आपको नुकसान दिलाता। मैं जयंतोदा की बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा कि आज अगर कहीं पे वायलेंस होता है तो उसका खामियाजा ममता बनर्जी को ही होगा। ये दोनों ये बात ममता बनर्जी भी जानती है और ये बात बीजेपी भी जानती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वायलेंस हो और ममता बनर्जी चाहती है कि वायलेंस ना हो। तो ये उन्होंने ममता बनर्जी जो न कहा है कि ये एक ड्रामा है, वो 100% सही बात है। इसकी जांच होने में ये बात को समझ में आ जाएगा इसका फायदा किसे मिलता है। रोहित, एक छोटी सी बात, रोहित एक 5 सेकंड। तौसीफ खान, ये बात ममता बनर्जी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, सीपीएम को मालूम नहीं थी कि बेनिफिशियरी कौन होगा इस हिंसा का। सीपीएम को भी मालूम थी ना, तब भी हिंसा करती थी ना वो, तब भी हिंसा करती थी ना वो। ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड। तो सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। बोलिए। मैं पहली बात जयंतो घोषाल जी की बात से मैं पूरी तरह मतभेद रखते हुए कहना चाहूंगा, ये जो बंगाल की राजनीति है ना, इसमें आप ये कहें कि बेनिफिशियरी इसी आधार पे होगा कि जिसके ऊपर हमला हुआ ना, यहां पर तो बेनिफिशियरी इसलिए टीएमसी है कि वो बता रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पथराव कर दिया, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन पे पथराव कर दिया, नड्डा जी पे उसे कहते हैं डर वाली राजनीति। तो बाकी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज जाए कि अगर जान बचानी है तो शांति से रहना पड़ेगा। वही जो समस्ती जी ने कहा, ये डर वाली राजनीति बंगाल में बिल्कुल। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं तौसीफ जी से, भाई पुलिस आपकी है, आपके साथ नाटक है तो सैकड़ों नाटक हो चुके हैं पिछले 6 साल में, आज तक किसी नाटक का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाया? और नड्डा जी को Z+ सिक्योरिटी है, कैलाश जी को Z सिक्योरिटी है, विद एस्कॉर्ट है, और जब इतने थ्रेट परसेप्शन के लोग जाते हैं तो पुलिस का काम होता है कि आगे के रास्ते को सैनिटाइज करते हुए चलना। सैनिटाइज करने मतलब सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं, मतलब वहां किसी प्रकार की कोई भीड़ असामाजिक तत्व है कि नहीं, हर मोड़ के ऊपर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। मान्यवर, ये बताइए अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल की पुलिस वहां छीन रही थी क्या किनारे पे, या जान के आने दिया लोगों को? इसका जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा ना। जो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सारे दृश्य जो है उन्होंने अपने आप कर दिए। चलिए मैं मान लिया आपकी बात एक बार, तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे वहां, या नमाज पढ़ रहे थे वहां बैठ के? देखिए, सुधांशु जी के जबान से जो है भोले भट्ट के सच्चाई निकल ही गई कि बीजेपी की सोच कैसी होती है। बीजेपी की सोच ऐसी है कि अगर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है उन पे अगर हमला होगा तो इससे एक डर वाला माहौल पैदा होगा। लेकिन मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली बात कहना चाहूंगा सुधांशु जी, बंगाल की जनता जो है ना दूसरे स्टेट की जनता के बनिस्बत बहुत लिटरेट है। ये डर से यहाँ पे वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे लोग काम को देखते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन जनता से कितना जुड़ा हुआ है, कौन जमीनी सतह से उठा हुआ है। तो आसिफ खान ये तो मानेंगे ना कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसमें सेंध लगी है बीजेपी की पिछले कुछ समय में। नहीं, आप 2019 में उनका वोट बैंक बढ़ा है सर, 4%, लगभग 4% वोट बैंक बढ़ा है। भले ही सीट घट गए हो, सर आप सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? प्रतिशत बढ़ा है। सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसके लिए आप दलील देते हैं 2019 के रिजल्ट का। मैं आप ही के दलील मैंने तो कोई दलील दी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कोई दलील दी नहीं, मैंने तो केवल सीधा सवाल पूछा आपसे कि आपके मुताबिक क्या वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का? क्या वो सेंध लगाने में कामयाब हुए ममता के किले में? मैंने तो ये सवाल पूछा, मैंने कोई दलील कहां दी इसमें? नहीं, बीजेपी का वोट बैंक बेशक बढ़ा है, लेकिन उसका कारण यह है क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया है, यह वजह है उनका वोट बैंक बढ़ने का। लेकिन तृणमूल की जहां बात होती है तो तृणमूल ने तो अपना भी वोट बैंक बढ़ाया है, 3-4% के लगभग वोट बैंक बढ़ा है 2019 की चुनाव में। तो इससे यह मान लेना कि वोट बैंक तृणमूल का खत्म हो गया या भाग रहा है, ये गलत है। तो फिर इतना परेशान क्यों होती है ममता बनर्जी जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है? तो इतना परेशान क्यों होते हैं टीएमसी के नेता? वो तो ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये ड्रामा हो रहा है, वो कहां परेशान है? आप देखिए, तृणमूल के जो वर्कर हैं वो द्वारे सरकार प्रोग्राम में बिजी है। पूरे के पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 लाख लोग
700 करीब 800 कैंप लग चुके थे कल तक, और 50 लाख लोग विजिट कर चुके हैं कैंप में। उनमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं से हमारे जो सिटीजन है कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। लोगों को इनरोल किया जा रहा है। पिछले आज 10वां दिन है उस प्रोग्राम का। ये भी बता रहे हैं कि नहीं कि केंद्र की कौन कौन सी है जो हम तुम तक पहुंचने नहीं देते। सुधांशु जी अपनी बात रखिए, फिर अवनीश अवस्थी और जयंतो घोषाल के पास फटाफट से जल्दी। सुधांशु जी आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा था कि इन्होंने जो ये कहने का प्रयास किया कि वोट बढ़ा और कांग्रेस और लेफ्ट वाले यहां चले आए, अगर इनकी बात सच भी मान ले क्यों चले आए भाई? दूसरी बात, अगर ये कहते देखिए हम किसी में धर्म मजहब के आधार पर भेद नहीं करते, पर अगर इनकी बात माने तो ये तो कहते हैं कि 30% तो मुस्लिम वोटर है और वोटिंग के समय जिस ढंग से वोट करता तो 40% मान लीजिए। जरा ये मुस्लिम कहां से आ गया? ममता बनर्जी का कितना वोट बढ़ा? बिना मुस्लिम नहीं कर सकते। नहीं मैंने तो आपको बताया ना, आपका तो अभी फरहाद हाकिम का नाम लिया था ना, वो काहे कहता कि हिंदू क्या कार्रवाई की आपने उसके ऊपर? आपको पूछना चाहिए था कि तुमने कैसे कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान है, निकाल बाहर कर देना चाहिए था। निकाला जलवाए जलाल के साथ मंत्री। और इसलिए ये ना बोले, ये तो कहते हैं ना, तो आप जरा परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि कितनी बिरादरियों का, कितने समुदायों का आपके पास कितना प्रतिशत वोट है। आपने जो बोल दिया तो आपने साबित कर दिया कि हम सब। अच्छा, बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस क्या ये हिंदू राष्ट्र है? के समर्थक भी हमारे साथ आ रहे हैं लिखा हुआ है। सुधांशु जी एक सेकंड, कनेक्शन भी कट गया शायद सुधांशु जी का, फ्रीज हो गया नेटवर्क की वजह से। ये बीजेपी नेता जो कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, क्या उन्हें? सर एक सेकंड, मसला हिंदू राष्ट्र कहां से आ गया? तौसीफ खान आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल हिंदू राष्ट्र जपते हैं क्या? बात हो गया अब इसमें हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आ गई? देखिए सुधांशु जी ने कहा कि तृणमूल के नेता ने कह दिया मिनी पाकिस्तान को। मेरा एक सवाल ये है, तो क्या उन्होंने नहीं कहा था? क्या उन नेताओं का ये कहना नहीं, उस नेता का ये कहना नहीं था? पहली चीज। दूसरा, तौसीफ खान पिछली बार भी आप आए थे, आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम जीत जाएंगे तो लोगों से गुजराती बुलवाएंगे। सर मतलब आप वकील हैं, कम से कम वकील जैसी कोई दलील तो दिया कीजिए ना, अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। वरना जो आप कर रहे हैं उसको थेथरे ही कहते हैं इधर उत्तर भारत में। अवनीश अवस्थी, अभी इस पूरी डिबेट में अभी हिंदू राष्ट्र की कहीं से कोई बात आई क्या? पहला। दूसरा सवाल यह उठ रहा अवनीश अवस्थी, क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो इसलिए हिंसा के जरिए होगा? क्योंकि इतिहास से आज तक हिंसा के बिना कोई चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट ने हिंसा की, क्योंकि ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच में भी हिंसा हुई, इसलिए आगे भी कोई आएगा तो हिंसा होगी। बिना हिंसा के चुनाव नहीं हो सकता बंगाल का। ये संस्कृति है क्या बंगाल की? रोहित बड़ी साफ सी बात है। रोहित जी एक बात कह दूं, कांग्रेस ने हिंसा की, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। वामपंथ ने वहां पर भयंकर हिंसा की, ममता बनर्जी के साथ हिंसा की, वामपंथ की सरकार बाहर हो गई। ममता बनर्जी ने उन दोनों सरकारों को पीछे छोड़ दिया, नॉमिनेशन तक फाइल नहीं कर सकते उम्मीदवार। अब ममता बनर्जी का क्या होना है, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है, इतिहास में उदाहरण भरा पड़ा है और बड़ी स्पष्ट सी बात है। मैं तौसीफ खान से सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, आप बताइए कितने से कितना हुआ बीजेपी का और कितने से कितना हुआ टीएमसी का? बताइए। आप 3% की बात कर रहे हैं, बीजेपी का कितना बढ़ा बीजेपी का? बताइए आप। बीजेपी कहां से कहां तक पहुंची है और टीएमसी के 2% बढ़ने पर आप कह रहे हैं कि टीएमसी का तो बढ़ा है वोट। ये वास्तव में पश्चिम बंगाल के भद्र लोग को आप भ्रम में नहीं रख सकते, ये बड़ी स्पष्ट सी बात है, जान लीजिए। आप यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठ करके कह सकती हैं ड्रामा है, वहां की जो ग्राउंड लेवल की जनता है जिसने वोट देना है ना, वो जानती है कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैठ करके आप कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बड़े स्पष्ट रूप से जानती है कि टीएमसी किस तरीके से कट मनी की बात करती है, टीएमसी किन किन स्कैम्स में फंसी हुई है, टीएमसी ने क्या वहां पर गदर मचा रखा है। ठीक है, ये वहां की बंगाल के भद्रलोक की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। और ये बात, इसका एहसास टीएमसी और ममता बनर्जी को हो चुका है। ठीक है, जयंतो घोषाल, बंगाल की भद्रलोक की जनता उनको चुनने वाली नहीं है। ठीक है जयंतो घोषाल, अब मसला ये जो मैंने अवनीश जी से सवाल पूछा, अब मैं वापस आपसे पूछ रहा हूं वही सवाल, क्या बिना खून खराबे के चुनाव नहीं हो सकता? क्या ये जरूरी है वहां कि खून बहेगा तभी चुनाव होगा, लाशों पे लड़ा जाएगा? पश्चिम बंगाल में नहीं, देखिए पश्चिम बंगाल में ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया है, जैसे सुधांशु जी बोल रहे थे कि आज अचानक पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसे नहीं है। इसके पहले भी बार बार हम देख चुके हैं
और सीपीएम का जो वायलेंस, उसका फायदा जैसे ममता बनर्जी ने लिए थे, और ममता बनर्जी के जमाने में अभी भाजपा और जनसंघ, आरएसएस, ये जो संघ परिवार के जो राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मैं वो भी देख चुका हूं, वो दूसरे राज्यों में भी, ये वायलेंस कल्चर जनसंघ में नहीं है। और चुनाव के समय भी बाहर में कभी कभी वो जो जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हिंसा होती है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी के, स्टेट बीजेपी के लोग दिल्ली में आके कहते हैं कि अगर बस नहीं जलाएंगे, टायर और ट्रम नहीं जलाएंगे तो सफलता नहीं आता है। जैसे सुधांशु जी कह रहे हैं ना कि अगर ये मैसेज कन्वे करने का कोशिश है कि यहां टेरर है, और पार्टी प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया, उसको भी मैसेज दे सकते हैं हम लोग, तो वो भी देखिए ये गलत है अगर ऐसे होता है। लेकिन मेरा कहना है कि बेनिफिशियरी सीपीएम नहीं हुआ था, ममता हुई थी। और आज अगर ये तो अभी शुरुआत है, अगर ये बढ़ेगा तो इसका फायदा तृणमूल का बेनिफिशियरी नहीं हो सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ये करा रहे हैं। हो सकता है कि जो नियंत्रण पार्टी काडर के ऊपर, जैसे आज ये डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी, जिसको भाईपो कहता है कैलाश जी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, और तृणमूल कह रहे हैं कि चुन चुन के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्यों भाजपा आए हैं, प्रोवोक करने के लिए, क्योंकि भाजपा को फायदा मिले। मेरा कहना है अगर भाजपा भी किए है, पुलिस पश्चिम बंगाल में ममता की है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो जांच कराए और एक्शन लिया जाए, सो दैट नोबडी कैन ब्लेम ममता बनर्जी। लेकिन वो समस्या है कि वायलेंस जो है, विदाउट वायलेंस अभी तक चुनाव नहीं हुआ है पश्चिम बंगाल में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जो सवाल हमने आज आपसे पूछा, उसके जवाब आपने क्या दिए? क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा के बिना चुनाव नहीं हो सकता? छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखिए आज तक दंगल आखिरी पड़ाव पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दंगल में। आज हमने आपसे सवाल पूछा, क्या हिंसा के बगैर पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? 82%, 82% लोगों को लगता है कि हां, बिना इसके पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं हो सकती। 18% का मानना है कि बिना हिंसा के भी राजनीति की जा सकती। छोटा सा ब्रेक, आगे हल्ला बोल अंजना के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।